हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 9 जो कि है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो फटाफट से दो टॉपिक में चैप्टर बटा हुआ है, देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक है। टॉपिक 1 में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इमेज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर्स, इतनी चीज़ें दी हुई हैं। टॉपिक नंबर 2 में दिया हुआ है रिफ्रैक्शन, लेंसेज एंड पावर ऑफ लेंस। तो चलिए पहले टॉपिक को सबसे पहले कवर करते हैं। इंट्रोडक्शन में थोड़ा दिया हुआ है कि हमें चीज़ें विजिबल कैसे होती हैं। अच्छा, कुछ तो होते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जिनमें से खुद ही लाइट निकलती होती है। अब जो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं यानी कि जिनमें से लाइट नहीं निकलती, वो कैसे दिखते हैं? जब भी लाइट उन ऑब्जेक्ट्स पे पड़ती है तो वो उस लाइट को हमारी आंखों पे रिफ्लेक्ट बैक करते हैं, जिससे क्या होता है कि हमें वो चीज़ें भी दिखने लगती हैं जिनमें से लाइट प्रोड्यूस नहीं हो रही होती। लेकिन यहाँ पे आपको रिफ्लेक्शन का थोड़ा दिया हुआ है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज़ द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट रेज इन द सेम मीडियम and when light falls on a body it may be absorbed, may be transmitted or light may get reflected back to the same medium। अच्छा, दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है जो कि शायद आपने पहले भी पढ़े हो, जो कि हैं द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। सपोज यहाँ पे एक प्लेन है, इस पर एक इंसिडेंट रे आई और जो रिफ्लेक्ट हुई उसे हम रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे। आने वाली रे इंसिडेंट रे और जो रिफ्लेक्ट हो रही है उसे रिफ्लेक्टेड रे। इस पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं और इसे ही हम बोलते हैं नॉर्मल। दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे एंड द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे and the normal is angle of reflection. I hope so that it is clear. The angle of incidence is equal to the angle of reflection. Angle of incidence angle of reflection के equal होता है, यानी कि ये वाला एंगल के equal है। अब देख लेते हैं रियल इमेज क्या होती है, वर्चुअल इमेज क्या होती है। रियल इमेज तब बनती है जब रिफ्लेक्टेड रे जो हमारी होती है वो एक्चुअली में मीट करती हैं, बट वर्चुअल इमेज में जब एक्चुअली में मीट नहीं करती तब बनती है। रियल इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन द रेज ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन एक्चुअली मीट एट सम पॉइंट। इट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन एंड कैन बी सीन विद आइज। बट वर्चुअल इमेज फॉर्म्स व्हेन रेज ऑफ लाइट डू नॉट एक्चुअली मीट बट अपीयर टू मीट। ये अपीयर वर्ड को याद रखना है क्योंकि ऐसे लगता है कि वो मिल रही है, असली में यानी कि रियल में नहीं मिलती। To meet when produced backwards, it cannot be obtained on the screen। अच्छा, अब आ जाते हैं प्लेन मिरर्स पे। ये हमारा प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर जो कि हम यूजुअली अपना चेहरा देखने के लिए यूज़ करते हैं वो प्लेन मिरर ही होता है। अब देखिए यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट प्लेस किया, सपोज ए एंड बी, तो इससे जो रे निकलेगी इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे इक्वल होगी और इमेज कहाँ फॉर्म होगी? बिहाइंड ऑफ द मिरर। जब इमेज बिहाइंड ऑफ द मिरर फॉर्म हो रही है तो कैसी फॉर्म होगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल वर्ड जब भी यूज़ होता है उसके साथ इरेक्ट भी यूज़ हो जाता है। और डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द मिरर विल बी इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन द इमेज एंड द मिरर। ये चीज़ हमें याद रखनी है, जिसे हम कह सकते हैं U इज़ इक्वल टू V। सो इफ़ इट इज़ आस्क्ड, अगर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए कि कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होते हैं प्लेन मिरर से बनी हुई इमेज के, तो आप लिख सकते हैं कि वो वर्चुअल इरेक्ट होती है एंड इमेज साइज़ इक्वल होता है ऑब्जेक्ट के साइज़ का। देखिए यहाँ पे इमेज का साइज़ ऑब्जेक्ट का साइज़ AB है, इमेज का साइज़ भी AB है एंड इन दोनों का जो हाइट है वो सेम है। एंड इमेज इज़ फॉर्म्ड एज फार एज बिहाइंड द मिरर एज ऑब्जेक्ट इज़ इन फ्रंट ऑफ इट एंड लेटरली इन्वर्टेड होती है। लेटरल इन्वर्शन क्या होता है? मीन्स लेफ्ट साइड किसी चीज़ की हमें राइट में दिखेगी और राइट साइड लेफ्ट में दिखेगी एंड दिस इज़ द लेटरल इन्वर्शन। अगर डेफिनेशन देखिए लेटरल इन्वर्शन की, सो इट इज़ द फिनोमिना ड्यू टू विच द राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स एज लेफ्ट एंड द लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स एज राइट। द इमेज इज इन्वर्टेड साइडवेज। अच्छा, अगर आपके सपोज आपने एक टी शर्ट पहनी हुई है और अगर आप मिरर के सामने खड़े होकर देखते हो उस पर अगर कुछ लिखा हुआ है तो वो आपको उल्टा दिखेगा मिरर में। सो इसे भी हम एक एग्जाम्पल की तरह देख सकते हैं लेटरल इन्वर्शन का। देख लेते हैं स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं। स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस
इज कर्व्ड इनवर्ड्स इज कॉल्ड अ कॉनकेव मिरर, यानी कि जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस तरह अंदर की तरफ कर्व्ड होती है, यानी कि केव जैसी बन रही है। तो आप केव से याद रख सकते हैं, जहाँ केव बन रही है वहाँ कॉनकेव मिरर। और कॉन्वेक्स मिरर इसी को अपोजिट, द स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड्स इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। ओके, सो कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है? जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ निकली होती है। वहीं कॉनकेव क्या होता है? जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ, रिफ्लेक्टिंग सरफेस यानी कि जहाँ पे रिफ्लेक्शन होता है लाइट का। एंड कॉनकेव मिरर forms mostly real images which can be obtained on the screen. Convex mirror always forms virtual images which cannot be obtained on the screen. Concave mirror real image बनाता है, लेकिन convex mirror हमेशा virtual image बनाता है जो कि स्क्रीन पे हमें obtain नहीं हो सकती। Now अगर हमें कह दिया जाए कि हमें जज करना है कि मिरर कैसा है बिना उसे टच किए, तो हम कैसे जज करेंगे? If the formed image is erect, of same size and equidistant as of object, then it is a plane mirror. यानी कि अगर इमेज इरेक्ट है, साइज सेम है ऑब्जेक्ट के साइज़ के, और इक्विडिस्टेंस है मिरर से, उतना ही डिस्टेंस उसका भी है, जैसे कि हमने अभी प्लेन मिरर में देखा था कि डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर विल बी इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर, तो वो प्लेन मिरर है। अच्छा, और इफ़ द इमेज इज़ इरेक्ट वर्चुअल बट स्मॉलर इन साइज़, यहाँ पे देखिए सेम साइज़ था बट यहाँ पे स्मॉलर इन साइज़ यानी कि साइज़ में छोटी होगी, तो क्या होगा? वो एक कॉन्वेक्स मिरर होगा। एंड इफ़ द फॉर्म्ड इमेज इज़ इरेक्ट वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड देन द मिरर इज़ क्लोज टू द ऑब्जेक्ट, व्हेन द मिरर इज़ क्लोज टू द ऑब्जेक्ट देन इट इज़ अ कॉनकेव मिरर। ये अभी जब हम रे डायग्राम पढ़ेंगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे कहा क्या गया है। एंड द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड द पोल ऑफ द मिरर एंड इट इज़ यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय P. ओके, एंड द हॉरिजॉन्टल लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द कर्वेचर एंड पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि बात क्या हो रही है। ये पॉइंट जो कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेंटर है, ये पूरी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसका सेंटर P है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हम पोल ऑफ द मिरर। एंड एक लाइन इसमें से ड्रॉ कर दिया अगर हम इसी सेंटर से हॉरिजॉन्टल लाइन, तो इसे हम कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा, अब यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा गया है, सो द सेंटर ऑफ द कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज द सेंटर ऑफ हॉलो स्फीयर, क्योंकि ये कंप्लीट स्फीयर से बना होगा कट के, तभी तो ये इतना पार्ट हमें मिला हुआ है ग्लास का। सो ये जिस हॉलो स्फीयर से बना हुआ है उसका सेंटर जो होगा उसे सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जा रहा है। बट क्योंकि ये ऑलरेडी हमने कट पोर्शन लिया है, फिर भी हम इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर उस हॉलो स्फीयर का सेंटर ही लेंगे। होप सो। चलिए डेफिनेशन देख लेते हैं कि आपको समझ में आया होगा। द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज द सेंटर ऑफ हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास of which spherical mirror is a part and is usually represented by C. अच्छा, इसे रिप्रेजेंट किससे करते हैं? C से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज द रेडियस ऑफ द हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास ऑफ विच द स्फेरिकल मिरर इज मेड एंड इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय R। यहाँ पे रेडियस ऑफ स्फीयर किसे कहा जा रहा है? ये तो सेंटर ऑफ कर्वेचर था, लेकिन इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसे हम रेडियस ऑफ स्फीयर कहेंगे। ये जो पॉइंट है इसे फोकस कहेंगे, और इस फोकस से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा इसे हम फोकल लेंथ कहेंगे, जिसे हम स्मॉल f से डिनोट करेंगे। इसे हम स्मॉल f से डिनोट करेंगे एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम कैपिटल R से डिनोट करेंगे। दिस इज फोकल लेंथ, this is focus, center of curvature, and this is radius of curvature. Now the diameter of reflecting surface twice the radius is called its aperture. Radius of curvature 2 into focal length है, ये एक फॉर्मूला भी है, सो इसे आप लर्न कर लीजिएगा जो कि न्यूमेरिकल में यूज़ होगा।
And principal focus, it is the point on principal axis through which the rays of light which are parallel to it pass after reflection or they appear to be rising from this point. ये तो यहाँ पे प्रिंसिपल फोकस मैंने आपको पहले ही बता दिया. चलिए अब देखते हैं कुछ रे डायग्राम्स. A ray parallel to the principal axis will pass through the principal focus after reflection. प्रिंसिपल फोकस, यहाँ पे ये जो फोकस है इसे हम प्रिंसिपल फोकस भी कहते हैं. अच्छा, ये रे ऑफ लाइट है, ये पैरेलल है हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के. जब ये रिफ्लेक्ट करेगी तो क्या होगी, ये प्रिंसिपल फोकस से हमारे पास करेगी. ये हमारा पहला रूल है कॉनकेव मिरर का. कॉनकेव मिरर अभी हमने पढ़ा था कि एक केव जैसा फॉर्म हो रहा है, तो इससे आप याद रख सकते हैं ये कॉनकेव है. दूसरा रूल क्या है, इसी का ऑपोजिट आप समझ लीजिए. A ray passing through the principal focus of a concave mirror will be parallel to principal axis after reflection. ये रे है, ये प्रिंसिपल फोकस से पास कर रही है. तो जब ये प्रिंसिपल फोकस से पास करेगी तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी. ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ से पास हुई फोकस से और ये कैसे पैरेलल हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस के. थर्ड पॉइंट है, a ray of light passing through center of the curvature of the concave mirror is reflected back along the same path as it is normally incident at the mirror surface. देखिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई भी रे पास हो रही है तो क्या होगा, वो उसी पाथ से लौट जाएगी रिफ्लेक्शन के बाद. सेम यहाँ से आई और सेम इसी लाइन के ऊपर से ये चली जाएगी. ओके, नेक्स्ट वन, a ray incident obliquely to the principal axis, obliquely यानी तिरछी, of a concave mirror is reflected obliquely making equal angle with the principal axis. यहाँ से कोई टेढ़ी अगर रे आ रही है तो क्या होगा, ये ऐसी टेढ़ी चली जाएगी और एंगल आई एंगल आर के इक्वल होगा. अच्छा, एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जितने भी हमने अभी केसेस पढ़े, केस 1, 2, 3 एंड ये 4th है, तो सब में इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल के इक्वल होगा, उससे अलग नहीं होगा. नाउ इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉनकेव मिरर फॉर डिफरेंट पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट. अच्छा, ऑब्जेक्ट डिफरेंट पोजीशन पे होगा तो इमेज कहाँ फॉर्म होगी इसका दिया हुआ है. ये आपकी एनसीईआरटी बुक में जो टेबल है ये सेम वैसी ही टेबल है, तो आप एनसीईआरटी से चाहें तो उसमें भी पढ़ सकते हैं. उसमें आपको रे डायग्राम्स भी साथ में दिए होंगे. चलिए, अगर इन्फिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट है तो इमेज फोकस पे बनेगी, हाईली डिमिनिश्ड होगी यानी बहुत छोटी होगी, पॉइंट साइज होगी. कैसी होगी, रियल होगी, इन्वर्टेड यानी उल्टी होगी, यानी कि ऑब्जेक्ट ऐसे नीचे की तरफ होगा. बियॉन्ड सी यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे अगर रखा होगा तो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में इमेज फॉर्म होगी और साइज़ में छोटी होगी. और नेचर होगा इमेज का, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी. सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही इमेज फॉर्म होगी, सेम साइज़ की होगी बट रियल एंड इन्वर्टेड होगी. एंड देन अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को प्लेस कर देंगे तो सी के पीछे इमेज फॉर्म होगी. कैसी होगी, एनलार्ज होगी, रियल और इन्वर्टेड होगी. मतलब ऑपोजिट अब इसका चलने लगेंगे. फोकस पे होगी तो इन्फिनिटी पे इमेज फॉर्म होगी, हाईली एनलार्ज होगी. हमने देखा था कि जब इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट था तो फोकस पे इमेज बन रही थी और पॉइंट साइज बन रही थी, बट यहाँ पे उसका ऑपोजिट हो रहा है. यानी कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को हम आगे रखते जाएंगे वैसे वैसे इमेज का साइज़ बड़ा होता जाएगा. और यहाँ पे भी नेचर ऑफ इमेज रियल एंड इन्वर्टेड होगा. जब पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में हम रखेंगे तो बिहाइंड ऑफ द मिरर फॉर्म होगी इमेज, यानी कि मिरर के पीछे इमेज फॉर्म होगी और उस होगी कैसी, एनलार्ज होगी साइज़ में और वर्चुअल एंड इरेक्ट उसका नेचर होगा. नाउ इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर फॉर डिफरेंट पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट. अब देखते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर में कैसी बनती है. देखिए, पहले ही आपको पता है कि वर्चुअल ही हमेशा इमेज बनती है कॉन्वेक्स मिरर में. तो यहाँ पे वर्चुअल इरेक्ट, तो इसमें भी वर्चुअल इरेक्ट. हमने अभी इसकी पोजीशन भी नहीं देखी कि पोजीशन के बारे में क्या बताया जा रहा है, बट हमें नेचर इसका पहले से पता है. चलिए, इन्फिनिटी पे अगर ऑब्जेक्ट प्लेस करेंगे तो फोकस पे इमेज फॉर्म होगी और साइज़ में पॉइंट साइज्ड होगी, डिमिनिश्ड यानी छोटी होगी. नाउ इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं पे भी रख सकते हैं तो भी क्या होगा,
पोल एंड फोकस के बीच में ही कहीं ना कहीं इमेज फॉर्म होगी एंड साइज ऑफ द इमेज विल बी डिमिनिश्ड। नेक्स्ट मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला देख लेते हैं। मिरर फार्मूला है 1/u प्लस 1/v विल बी इक्वल टू 1/f। अच्छा, अब ये v u f क्या है? v है इमेज का डिस्टेंस, कहाँ से? मिरर से, एंड u है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस एंड f है फोकल लेंथ। अच्छा, अब है मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर। मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर में ये होता क्या है? मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि इमेज की हाइट का और ऑब्जेक्ट की हाइट का एक रेशियो होता है मैग्निफिकेशन। सो एम मैग्निफिकेशन को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा, अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो HI और HO करके लिख सकते हैं। और इसका एक और फॉर्मूला होता है, ये इसके इक्वल होता है -v/u। v इमेज डिस्टेंस की बात हो रहा है और u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बात हो रहा है। अब यहाँ पे हमें कुछ और पॉइंट्स दिए हुए हैं। अगर m नेगेटिव होगा, यानी मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव होगा तो इमेज रियल होगी, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा तो इमेज वर्चुअल होंगी। अगर हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के इक्वल होगा तो मैग्निफिकेशन कैसा होगा? 1 होगा, क्योंकि देखिए अगर ये दोनों सेम होगा तो कट करने पे 1 आ जाएगा ना। एंड देन if height of image will be greater than height of object, then magnification will be less than 1 and image is enlarged. If height of image is less than height of object, then magnification will be greater than 1 and image is diminished. चलिए अब देख लेते हैं। मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर इज ऑलवेज +1। अच्छा, यहाँ पे प्लस का बहुत सिग्निफिकेंस है, क्योंकि प्लस शो करता है कि इमेज वर्चुअल है। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी रियल इमेज फॉर्म होगी तो हम उसे क्या लिखेंगे? माइनस में। ओके, देन 1 इंडिकेट्स द इमेज इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट साइज। 1 यही इंडिकेट करता है, अब हमने यहाँ पे देखा है। एंड इफ m इज पॉजिटिव एंड लेस देन 1 देन इट इज़ अ कॉन्वेक्स मिरर। इफ m इज पॉजिटिव एंड मोर देन 1 देन इट इज़ अ कॉनकेव मिरर। इफ m इज नेगेटिव देन इट इज़ अ कॉनकेव मिरर। होप सो डैट इट इज़ क्लियर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। एंड नेक्स्ट टॉपिक में हम कवर करेंगे रिफ्रैक्शन, लेंसेज एंड पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस छोटा सा टॉपिक है, बट रिफ्रैक्शन एंड लेंसेज को आपको और डिटेल में पढ़ना चाहिए। अच्छा, पहले देख लेते हैं कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। द फिनोमेना ऑफ चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, क्योंकि लाइट की स्पीड अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है, डैट इज़ वाई लाइट बेंड करती है, जिसकी वजह से उसे हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। The angle formed between incident ray and the normal ray is called angle of incidence, and the angle formed between refracted ray and the normal is called angle of refraction. अच्छा, अभी हमने रिफ्लेक्शन वाले केस में जिसकी बात की थी, इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल, तो उसमें हमें क्या चेंज करना है? वहाँ पे रिफ्लेक्टेड एंगल बोल रहे थे, यहाँ पे रिफ्रैक्टेड एंगल बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट है The cause of refraction is a change in the speed of light as it goes from one medium to another medium. ये भी मैंने आपको पहले ही समझा दिया है। नेक्स्ट देखते हैं, लार्जर द डिफरेंस इन द स्पीड ऑफ लाइट बिटवीन द टू मीडिया। मीडिया यानी यहाँ मीडियम की बात की जा रही है। अक्रॉस द इंटरफेस द ग्रेटर विल बी डेविएशन एंड वाइस वर्सा, यानी कि जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा लाइट की स्पीड में अलग अलग मीडियम में, उतना ही ज़्यादा डेविएशन होगा। When a ray of light passes from a rarer medium, अच्छा, रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम यहाँ पे बात की जा रही है। रेयरर मीडियम बेसिकली यहाँ पे एयर को कहा जा रहा है, डेंसर मीडियम वाटर या फिर किसी लिक्विड की बात की जा रही है। इट सॉलिड भी हो सकता है, बट मोस्टली हम वाटर की बात करते हैं। इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, ऑल्सो द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। जब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो जो हम परपेंडिकुलर खींचते हैं, यानी जो नॉर्मल होती है, उसकी तरफ हमारी रे ऑफ लाइट बेंड हो जाती है। एंड इसी का उल्टा भी हम कह सकते हैं कि जब डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाती है तो उससे दूर बेंड हो जाती है। व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासिस फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ऑल्सो द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से कम हो जाता है। टू लॉज हमारे रिफ्रैक्शन के भी है।
रिफ्लेक्शन के भी 2 लॉज थे, रिफ्रैक्शन के भी 2 लॉज हैं। चलिए देख लेते हैं क्या क्या है। फर्स्ट वन इज लॉ ऑफ फर्स्ट लॉ इज द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। ओके, ये सेम प्लेन वाला तो हमने रिफ्लेक्शन में भी देखा था, तो ये बेसिकली लगभग एक ही जैसा है। सेकेंड लॉ देखते हैं। द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस to the sine of angle of refraction is a constant for the light of a given color and for given pair of media. This law is also known as Snell's law of refraction. सेकेंड लॉ को स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी कहते हैं, जिसमें कहा गया है कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस का रेशियो और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के लिए कांस्टेंट होगा। नेक्स्ट देखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा, यहाँ पे स्नेल्स लॉ का एक डायग्राम भी बना हुआ है, जैसे आप देख सकते हैं। यहाँ पे रे ऑफ लाइट गई, ये बेंड हुई और फिर से ये बेंड हुई। यहाँ पे देखिए ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही थी क्योंकि रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में गई थी, और यहाँ पे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रही है, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जा रही है। तो साइन ऑफ यहाँ पे एंगल ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का कांस्टेंट होगा। दोनों का साथ में अगर हम कहें तो एक कांस्टेंट वैल्यू होगी जिसकी बात की जा रही है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया। तो बेसिकली ये वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2, दोनों का रेशियो होता है। अब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम और एयर। तो इसे हम n = c/v भी कह सकते हैं, जहाँ पे c की वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ली जाती है। नाउ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम इज रेसिप्रोकल टू अदर्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन अ गिवन पेयर। तो ये होता है n12 will be equal to 1/n21। नेक्स्ट है, इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 with respect to air is given as first 1 and if refractive index of medium 2 with respect to air is given as 2n, then the refractive index of medium 1 with respect to medium 2 will be equal to 1n, यहाँ पे air लिया गया है, और फिर 2n यहाँ पे air लिया गया है। ओके, सो it will be equal to 1n²। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज द हाईएस्ट टिल डेट। सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का होता है। ये कितना है? 2.42, एंड इट मीन्स द स्पीड ऑफ लाइट इज 1/2.42 टाइम्स लेस इन डायमंड देन इन वैक्यूम। एंड लेंस फार्मूला भी होता है, जैसा हमारा मिरर फार्मूला था वैसे ही लेंस फार्मूला भी होता है, जो कि होता है 1/v - 1/u विल बी इक्वल टू 1/f। यहाँ पे v डिस्टेंस ऑफ इमेज है, u डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है, एंड f फोकल लेंथ है। मैग्नीफिकेशन फार्मूला देख लेते हैं। हमने मिरर के केस में देखा था कि -v/u था, बट लेंस के केस में क्या है? ये v/u ही है, माइनस नहीं यूज़ होगा। एंड हमें तो पता ही ये रेशियो होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का। मैग्नीफिकेशन पावर ऑफ अ लेंस की बात कर लेते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर। अच्छा, एक चीज़ का ध्यान देना है कि हम जो भी लेंथ ले रहे हैं वो मीटर में ही होनी चाहिए और किसी यूनिट में नहीं होनी चाहिए। द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ लाइट रेज इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ पावर। पावर विल बी इक्वल टू 1 बाय फोकल लेंथ। ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसे याद कर लीजिएगा। एंड देन है, इससे शॉर्ट फॉर्म में हम लिखेंगे तो पी पावर को भी हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। एंड देन एसआई यूनिट क्या है? एसआई यूनिट है पावर का डायोप्टर, जिसे हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। 1 डायोप्टर इज द पावर ऑफ लेंस विथ हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर, यानी कि 1 डायोप्टर उस लेंस की पावर होगी जिसकी फोकल लेंथ 1 मीटर होगी। एंड नेक्स्ट है हमारा रूल्स फॉर मेकिंग रे डायग्राम्स बाय कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंस। यहाँ पे दोनों ही केसेस दिए हुए हैं, कॉनकेव लेंस का भी दिया हुआ है, कॉन्वेक्स लेंस का भी दिया हुआ है। अ रे ऑफ लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इसके पैरेलल है। यहाँ पे ये जो O है ये ऑप्टिकल सेंटर है, तो इसके पैरेलल ये लाइट आई और जब रिफ्रैक्ट की तो ये
फोकस से पास कर जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे भी है, बट यहाँ पे अपीयर टू मीट है, यानी कि ऐसा लग रहा है कि मीट कर रही है, बट ऐसा रियल में नहीं है, बल्कि क्या हो रहा है, ये यहाँ से रिफ्लेक्ट करके पास आउट हो जा रही है। एंड लग रहा है कि हमें कहाँ पे मीट होगी है, F1 पे। नेक्स्ट है, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ प्रिंसिपल फोकस बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। इसी का ऑपोजिट जो हमने ऊपर वाले केस में देखा है, प्रिंसिपल फोकस से पास हो रही है तो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। यहाँ पे भी यहाँ पे तो अपीयर टू पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, यानी कि हमें लग रहा है कि पास हो रही है, बट एग्जैक्टली में पास नहीं हो रही है। नेक्स्ट है, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ट्रेवल्स अनडेविएटेड इवन आफ्टर रिफ्रैक्शन। ये ही दोनों केसेस में सेम होगा। क्या होगा, ऑप्टिकल सेंटर से अगर कोई भी रे ऑफ लाइट जा रही है तो वो सीधे चली जाएगी, यानी कि रिफ्लेक्ट रिफ्रैक्ट कुछ भी नहीं होगा इसमें। एंड इसमें कुछ रूल्स हैं। यहाँ पे नेचर, पोजीशन एंड रिलेटिव साइज दिया हुआ है, सारी चीज़ होगा। जैसा कि हमने मिरर के केस में लर्न किया था, वैसा ही लेंस के केस में भी आपको ये सारी चीज़ें लर्न करनी पड़ेंगी। इन्फिनिटी पे अगर ऑब्जेक्ट प्लेस करेंगे तो F2 पे इमेज बनेगी। अच्छा, F1 F2 क्या है, यहाँ पे F1 है, यहाँ पे F2 है। यहाँ पे एक और पॉइंट, जैसे कि हम वहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर ले रहे थे, यहाँ पे 2F1 होगा और यहाँ पे 2F2 होगा। ओके, एंड रिलेटिव साइज ऑफ इमेज हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज होगा। नेचर ऑफ इमेज रियल इन्वर्टेड होगा। यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर जो है, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस जो है, सब में हमें क्या देखने को मिल रहा है कि रियल और इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होगी, सिवाय एक केस के, जो कि लास्ट वाला केस हमारा होगा। और मिरर के केस में क्या था कि कॉन्वेक्स मिरर हमेशा कैसी इमेज फॉर्म कर रहा था, वर्चुअल इमेज। एंड देन देख लेते हैं बियॉन्ड 2F1, यानी 2F1 के यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट प्लेस करेंगे तो इमेज कहाँ फॉर्म होगी, बिटवीन F2 एंड 2F2, यानी कि इसके बीच में कहीं पे इमेज फॉर्म होगी। डिमिनिश्ड होगी, यानी कि छोटी होगी साइज में, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी। एट 2F1 पे रहेगी, यानी कि इस जगह पे 2F1 पे अगर ऑब्जेक्ट प्लेस करेंगे तो F2 और 2F2 के, अच्छा ये पॉइंट हो गया है, 2F1 पे होगा तो 2F2 पे इमेज बनेगी। यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्लेस करेंगे तो यहाँ पे इमेज फॉर्म होगी और उसका साइज सेम होगा। नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड। बिटवीन F1 एंड 2F1, इन दोनों के बीच में अब कहीं पे यहाँ प्लेस कर देते हैं तो क्या होगा, बियॉन्ड 2F1, यानी कि इमेज फॉर्म होगी 2F1 के पीछे, यानी जैसे जैसे यहाँ पे आगे आएगा वैसे वैसे इसके पीछे जाता जाएगा। एंड साइज ऑफ इमेज विल बी एनलार्ज एंड नेचर ऑफ इमेज विल बी रियल एंड इन्वर्टेड। एंड एट F1, यानी F1 पे अगर रहेगा तो इन्फिनिटी पे इमेज फॉर्म होगी, इनफाइनाइटली लार्ज होगी, हाईली एनलार्ज होगी, या फिर और रियल एंड इन्वर्टेड होगी। एंड व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन F1 and optical center, then image will form on the same side as the lens of the object and image will be enlarged, virtual and erect. Now nature and position and relative size of image formed by concave mirror. concave mirror के दो केसेस हैं इसमें भी, जैसे वहाँ पे convex mirror के दो केसेस थे, यहाँ पे convex lens के दो केसेस हैं। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर इन्फिनिटी पे रखेंगे ऑब्जेक्ट तो फोकस पे इमेज बनेगी और हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखेंगे तो F1 और O के बीच में बनेगी, यानी कि फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में इमेज फॉर्म होगी और साइज होगा डिमिनिश्ड, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। अच्छा, इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर का है, यानी कि उसके बीच में कहीं पे भी ऑब्जेक्ट हम प्लेस कर सकते हैं। आई होप सो डैट यू ऑल लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ कुछ कमेंट करके बताइए कि आखिर आपको वीडियो लगी कैसी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।